हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टॉक मार्केट के इस सीरीज में, जिसमें आज हम लेकर के आए हैं अपना थर्ड वीडियो। इस थर्ड वीडियो में बहुत सारी आज इंटरेस्टिंग अपने मन की बात मैं आपको बताऊंगा, जो ओवर द टाइम मैंने डिस्कवर किया है स्टॉक मार्केट में, किताबें पढ़ करके काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं। वो सारे आज मैं आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताऊंगा इस स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के और साथ ही साथ सक्सेसफुल होने के। देखिए, मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको बढ़िया पैसे बनाने हैं, बेशुमार पैसे बनाने हैं, तो अक्सर एक एटीट्यूड बनाने में बहुत समय खर्च करना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट्स की आती है, ऐसे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर हम लोग स्टॉक मार्केट में गए, 3 महीने से हम ट्रेड कर रहे हैं और हमें नुकसान हो रहा है, या फिर हम स्टॉक मार्केट में गए, हमारा नुकसान हो गया, हम बिना कोई ट्रेनिंग के गए, हमारा नुकसान हो गया, या फिर हम कई बार ट्रेन करके भी गए खुद को तो भी हमारा नुकसान हो गया, किसी के गाइडेंस में भी नुकसान हो गया। भाई, नुकसान होना बहुत आसान है, ये चीज़ मैंने आपको बाय वे ऑफ नंबर्स लास्ट वीडियो में इशारे से बताया था दैट 61% अगर इंडिया के ऐसे शेयर्स हैं जो कि नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं, तो फिर अच्छे शेयर्स को आइडेंटिफाई करना ऑब्वियसली एक टफ जॉब है, बट फिर भी उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। फिर भी आप एक बढ़िया फिलॉसफी और एक बढ़िया एटीट्यूड के साथ में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त सक्सेस हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह होने वाला है, क्या होने वाला है, उसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना है और लाइक और शेयर तो अभी ही आप पहले प्रेस कर दो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जो लोग मुझे नहीं जानते और इस चैनल में शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मेरा नाम है गौरव काबरा, मैं MEPL के लिए और ICAI के लिए फैकल्टी हूं। इसके साथ में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आई हैव क्लियर्ड CFA ऑल लेवल्स एंड ऑल्सो आई एम अ स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट। पिछले करीब 10 साल से स्टॉक मार्केट में थोड़े से लेकर के ज़्यादा रिसर्च तक सब तरह के काम अब कर रहा हूँ एंड धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि स्टॉक मार्केट में शायद मैं जो सोच रहा हूं या मैं जिस तरह की रिसर्च कर रहा हूं वो कम से कम एक तरीका है स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डीप घुसने का, थोड़ा सा एक्सेल करने का। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जो मैं कर रहा हूं या जो मैं सिखा रहा हूं आपको इस सीरीज में वही एकलौता तरीका है। 1000 तरीके होंगे, बट मैं आपको एक तरीका इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सो दैट दूसरा तरीका शायद आप खुद ढूंढ लो। देखो, सबकी अपनी स्टाइल है, आपकी क्या स्टाइल है वो तो आपको ही आइडेंटिफाई करना होगा, बट एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलना बहुत जरूरी है। इस सीरीज के थ्रू मोहित सर और मैं दोनों ही जन यही चाहते हैं कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट आप सभी स्टूडेंट्स को मिले, ताकि आपको पता चले ओके, स्टॉक मार्केट में घुसना सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ब्रोकर अकाउंट खोल लिया और चलो अब स्टॉक मार्केट में अपना भविष्य शुरू। ऐसा नहीं है, आपको इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है और उसी को लेकर के काफी सारा क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं फिर से बता दूं, आज क्वालिटी की बात है तो थोड़ी सी ज्ञान की बात है, थोड़ी सी इधर उधर की बात है, लेकिन फिर भी आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें करने को है। आज के लिए हमारी जो मेजर लर्निंग्स है वो ये है कि हम अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। जवाब है दो ही चीज। आपको सिर्फ दो चीज चाहिए। नंबर 1, आपको एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चाहिए, यानी कि एक सोच चाहिए, यानी कि एक तरीका चाहिए। मैं एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपके लिए ये आसान होता जाए। एक बहुत बड़े दिग्गज शेयर होल्डर हैं बसंत महेश्वरी, मैं फॉलो करता हूं, आपको भी रिकमेंडेड है कि उनको जरूर फॉलो करें। अब बसंत महेश्वरी जी के लास्ट वीडियो में ही मैंने उनकी एक बात पकड़ी, और इनके ना मैं इंटरव्यूज बहुत देखता हूं, सभी मैं कई इन्वेस्टर्स के नाम लूंगा, उनके मैं इंटरव्यूज बहुत देखता हूं, क्योंकि इंटरव्यू में वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलते हैं जो मुझे बड़ा एक्साइट करके जाता है। जैसे उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू जो कि करीब इसी हफ्ते आया हुआ है, उसमें एक बात बोली कि ही वुड नॉट माइंड बाइंग स्मॉल कैप शेयर्स, लेकिन वैसा होने के लिए उन शेयर्स को अपने मार्केट का लीडर होना पड़ेगा। यानी कि अगर सीधा सीधा कहूं तो वो सीधी सीधी वकालत करते हैं कि यहां पे उन्हीं शेयरों में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जो अपने मार्केट के लीडर्स हैं, उनसे बेहतर कोई कंपनी नहीं है, नो मैटर उस कंपनी का मार्केट कैप क्या है। अब वो कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सारे क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं जो इनके हिस्टोरिकल पिकिंग से भी समझ में आते हैं। वैसे ही एक दिग्गज शेयर होल्डर है रामदेव अग्रवाल जी, उनका भी अगर देखा जाए तो काफी अच्छा तरीका है काम करने का, और उन्होंने भी HDFC बैंक में बहुत पैसे बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि HDFC बैंक प्राइवेट बैंक सेक्टर में मैं कह सकता हूं मार्केट लीडर है, ना कि सिर्फ आज बल्कि पिछले 10 सालों से। इसके अलावा कई कंपनियां हैं जिसमें पैसे बनाए हैं लोगों ने, जैसे बसंत जी ने बनाए पेज इंडस्ट्रीज में, बसंत जी ने बनाए पैंटालून्स में। इन सभी जगह अगर आप देखेंगे तो उनके हर इन्वेस्टमेंट के पीछे उनका एक सोच था, उनकी एक फिलॉसफी थी। उस फिलॉसफी पे अटल रहना, उस फिलॉसफी के अनुसार काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो ही सक्सेसफुल लोगों की बात। मैं क्या कर रहा हूं ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा देखिए सीधा सीधा सोच है
मेरा ये सोच है कि अगर इंडिया में 100 में से 61 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली कभी पैसा बना के दिया ही नहीं शेयर होल्डर्स को, तो उन 61 शेयरों को आइडेंटिफाई करना है और उसे एक नेगेटिव लिस्ट में डालना है। बेसिकली ये वो शेयर्स हैं जिन्होंने अगर पास्ट में ही नहीं कमा के दिया तो फ्यूचर में क्या कमा के देंगे। मैं ये अजम्पशन ले रहा हूं, आई नो दिस माइट नॉट बी रॉन्ग, बट मैक्सिमम चांसेस है कि मैं अपने फेलियर्स को इस तरीके से अवॉइड कर सकता हूं। सो इस तरह मेरा टारगेट है कि पहले उन 61 कंपनीज को ढूंढूं, उनको बाहर करूं अपने यूनिवर्स से, ताकि मुझे कम कंपनीज को समझना पड़े, कम कंपनीज को रिसर्च करना पड़े एंड मेरे लिए स्क्रीनिंग आसान हो जाए। सो दिस इज व्हाट आई डू, ये मेरी फिलॉसफी है। अब इस फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने आप के लिए कुछ एटीट्यूड तैयार किया है। एक एटीट्यूड है जो मैं चाहता हूं कि मैं डेवलप कर लूं। आज जितनी भी बातें मैं आपको बताने वाला हूं एटीट्यूड डेवलपमेंट को लेकर के, मैं भी सारे के सारे पॉइंट्स पे अमल नहीं करता। स्टॉक मार्केट है, गलती हो जाती है, बट मेरा ट्राई ये हमेशा रहता है कि मैं उन 14 पॉइंट्स पे अमल करूं, मैं सीखूं उन पॉइंट से। ये मेरे लिए कह सकते हैं आदर्श है। और अगर आपको भी एक पेशेंट, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो इन पॉइंट्स को समझना जरूरी है। थोड़ी सी देर में उसके बारे में बात करेंगे। बात यह आती है कि ये काम कैसे करता है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हेल्प करती है और एक एटीट्यूड हेल्प करेगा आपको। तो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बेसिकली आपके लिए एक फ्रेमवर्क और रूल्स बना देगा कि इसके बाहर बेटा सोचना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बसंत जी को मार्केट लीडर्स के अलावा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, ये उनकी फिलॉसफी ने उनके लिए बांध दिया है रूल। वैसे ही मेरे लिए रूल हो गया कि अगर किसी कंपनी ने पिछले 5 साल में कुछ बना के ही नहीं दिया तो आगे मेरे को उसमें हाथ नहीं देने का है। ये इस तरह के छोटे छोटे फिलॉसफीज हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। किसी की कुछ भी फिलॉसफी हो सकती है। सपोजिटली आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि लो पी स्टॉक्स में चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपकी ये सोच है तो उसको बैक टेस्ट करके देखिए। बैक टेस्ट का मतलब होता है कि ट्राई कीजिए कि अगर 5 साल पहले आप यही टेक्निक से पैसे इन्वेस्ट करते तो आज आपके रिटर्न्स क्या होते। अगर बैक टेस्टिंग में भी वैलिडेशन हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये मेरी जो सोच है ये सोच पहले भी काम आ रही थी और अभी भी काम आएगी, तो उस सोच पे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। और कई लोग अभी कमेंट में लिख देंगे और इतना आसान काम थोड़ा है। मैं एक्सेप्ट करता हूं ये आसान काम नहीं है। और यही तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंस है इस बात की कि फिलॉसफी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे तो पढ़ाई करना भी आसान नहीं है, बट पढ़ाई करने के लिए आपको अपना मन बनाना पड़ता है और एक बार मन बन गया तो फिर पढ़ाई होके रहती है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में अगर आप घुस रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला रिसर्च करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। मैं ये नहीं कहता कि दिन भर स्क्रीन के आगे बैठना है, लेकिन जब मार्केट बंद भी हो तो सुकून के पल में भी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। और वो समझने के लिए जरूरी है आप अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को धीरे धीरे एक एक बिट करके रेडी करें। मेरे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को शेप अप करने में मुझे 3-3.5 साल लग गए थे। जी हाँ, आपकी एज यंग है, आप दे सकते हैं इतना समय, सो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और आइडियाज कहां से मिलेंगे? इस तरह के यूट्यूब वीडियोस से, कई बढ़िया बढ़िया सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बातें सुन करके यू विल गेट योर आइडियाज और आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अपने आप बनती रहेगी। मैंने एक हिंट दिया है आपको, बाद बाकी आप इस पे जैसे जैसे काम करेंगे आप इसी वीडियो में आकर के कमेंट करते रहिएगा कि इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट है ये एटीट्यूड क्या करता है भैया। तो ये एटीट्यूड बेसिकली आपको बताता है व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए सख्त एकदम, किसी की बात में फंसने वाला नहीं, हर बात को शक की नजर से देखने वाला, इस तरह से सोचने वाला, हमेशा रूल्स जो बनाता है उसका पालन भी करता है, डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, पेशेंट रहता है और पैसे बनाता है। तो ये हुई काफी सारी ज्ञान की बात। और अब आते हैं अपने सीधे प्रैक्टिकल एरिया में कि भैया कौन से वो टिप्स हैं जो आज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जो हमें मदद करेंगी। यही आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। तो आइए शुरू करते हैं अपने समझना कि राइट एटीट्यूड का मतलब होता क्या है। राइट एटीट्यूड में पहली रिक्वायरमेंट होती है जस्ट से नो। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई कुछ भी शेयर का नाम बोले, आप हाथों हाथ उस शेयर के लिए एक्साइटेड मत हो जाइए, पहले तो उनके मुंह पे ना बोलिए। इसके लिए कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको फॉलो किया है और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि उनको 10 सेकंड भी नहीं लगती किसी कंपनी को ना बोलने में। यानी कि उनको अगर मैं कोई शेयर का नाम बोलूं वो 10 सेकंड में बता देंगे उस शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। सिमिलरली रामदेव अग्रवाल जी का भी यही मानना है कि अगर शेयर की स्टोरी अच्छी लगी तो मैं हाँ या ना डिसाइड कर लेता हूं उसी समय। तो नो बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बताऊं कि अगर सिर्फ पूरे इंडिया भर में गिनती चुनती की 100-125 कंपनीज अच्छी कंपनीज की गिनती में आती है, बाद बाकी नहीं आती, इन्वेस्टमेंट के तौर से बता रहा हूं, ट्रेडिंग के तौर से नहीं, तो फिर ज्यादातर कंपनियों को तो आपको नो बोलना आना चाहिए ना।
और इसीलिए ये लेसन नंबर 1 है। जब तक आपने अपनी रिसर्च नहीं की है, जब तक आपने खुद को नहीं समझाया है, तब तक किसी को भी हाँ नहीं बोलना चाहिए। अब आपके ट्रेडर्स बोले या फिर आपके दोस्त बोले, आपके ब्रोकर्स बोले, आपके पापा बोले, आपके चाचा बोले, कोई भी बोले, ज्यादातर केसेस में नो बोलना सीखिए। ये है स्टेप नंबर 1। टिप नंबर 2, डोंट ट्राई टू बीट द मार्केट। एकदम मार्केट को बीट करने का भी मत जाइए। इसका मतलब अगर मान लीजिए मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा है तो आप ये कभी मत सोचे कि अब मार्केट बढ़ेगा, मुझे मालूम है मार्केट बढ़ेगा, और आप मार्केट के सामने जाके खड़े हो जाएं। मार्केट के सामने जाके खड़ा हो जाना इज लाइक एक बहुत तेजी से आती हुई ट्रक के सामने खड़ा हो जाना। वो ट्रक कब आपको रौंद के चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्केट भी इसी तरह बिहेव करता है। ये काम मैंने भी किया था, गलतियां की थी। कोविड के टाइम पे जब मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा था तो मैंने भी सोचा चलो फटाफट शेयर बटोरते हैं। आई वॉज टू अर्ली टू बाय शेयर्स। मैंने उन शेयरों को खरीद लिया था जो 2500 के भाव पे मैंने खरीदे, बाद में वो 2000 के भी भाव हो गए थे। एंड ऑब्वियसली 2500 का शेयर 2000 हो जाए तो टेंशन तो होता है, और बाद में 2000 में मैंने बेचे, नुकसान हुआ। इसलिए कभी भी मार्केट को बीट करने मत जाओ, कभी भी मार्केट के आगे भागने का मत सोचो। भागना है तो पीछे भागो। मार्केट जो कर रहा है करने दो, आप मार्केट को बीट करने मत जाओ। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। मार्केट सबका गुरु है और गुरु से कोई पंगा नहीं लेता। गॉट द पॉइंट। थर्ड टिप, मेक ट्रेंड योर फ्रेंड। यही चीज मैं आपको समझा रहा था। मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीदो, मार्केट नीचे जा रहा है तो प्रॉफिट बुक करो, सेल करो। दिस इज वन वेरी गुड वे ऑफ रिजर्विंग योर प्रॉफिट्स, बुकिंग योर प्रॉफिट्स, एंड एट द सेम टाइम नॉट गेटिंग इनटू द वे ऑफ मार्केट। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर के बेट लेते हैं, और नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं। हम तो ट्रेडर्स तो है नहीं, तो हम शॉर्ट सेल नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट बुक करते हैं। ऑब्वियसली ये बड़ी ट्रेंड्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, छोटी ट्रेंड्स के लिए नहीं। ऐसे तो मार्केट हर रोज ऊपर जाता है, हर रोज नीचे जाता है। मैं बात कर रहा हूं कन्विंसिंग, काफी कन्विंसिंग यहां पे करेक्शंस की। अगर मान लीजिए इंडेक्स यानी कि अपना निफ्टी 20-25% से अगर करेक्शन होने की बात हो रही है, या आपको लग रहा है 10-15% करेक्ट हो जाएगा, तो उस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए, हर रोज नहीं। स्टेप नंबर 4, बी रेडी टू वर्क हार्ड। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यहां आए हो तो मेहनत तो करना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने नहीं, लेकिन रिसर्च करनी पड़ेगी। टिप नंबर 5, बिकम फ्लेक्सिबल। ये बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ही ज्यादा टफ माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, आप जो सोचे नहीं नहीं मैंने ये सीखा है यही वर्क करेगा, तो आप बहुत गलत हो सकते हो। स्टॉक मार्केट में कई बार देखने को मिलता है कि जो चीज आप पहले देख रहे थे वर्क कर रहा था और अब वर्क नहीं कर रहा है। वेरी इजी, बहुत आसान है ये होना। टेक्निकल एनालिसिस के तो कई इंडिकेटर्स है जो एक स्टॉक पे काम करते हैं और दूसरे पे नहीं करते। सो ऐसे में अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, अगर आप रिजिडिटी के साथ में मार्केट में आओगे, मार्केट बुरी तरह बैश कर देगा आपको। इसलिए फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, गलतियों से समझना जरूरी है, और अडेप्ट करना जरूरी है। फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। टिप नंबर 6, बिकम अनइमोशनल। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स बताता हूं। मैं अपना एग्जांपल बताता हूं ताकि आप ज्यादा को रिलेट करेंगे। मेरे पोर्टफोलियो में आज के दिन भी सबसे ज्यादा बड़ा वेटेज है बजाज फाइनेंस बोल करके एक शेयर का। बजाज फाइनेंस इंडिया की लीडिंग एनबीएफसी है, एंड आई एम श्योर आपने नाम सुना है बजाज फाइनेंस का। मेरे काफी बड़े पैसे उधर ही लगे हुए रहते हैं। अब ऐसे में कोविड के टाइम पे ये शेयर लगभग 5000 के लेवल से 1900 के लेवल्स तक फिसला था। इमेजिन 5000 से 1900 का लेवल्स, ये स्टॉक में धड़ाधड़ गिरावट आ रही थी। सिंस मैंने बजाज में बहुत बड़ी होल्डिंग ली हुई थी, मैं बजाज के साथ में थोड़ा सा इमोशनली, देखो बायस हो ही जाते हैं, इमोशनल कनेक्शन आ ही जाता है। ऐसे में जब बजाज गिर रहा था तो मेरा मन जो इमोशनल हो चुका था तब तक, वो बोल रहा था नहीं, आई कैन नॉट लीव दिस शेयर, ये मेरा शेयर है, मैं जानता हूं इस शेयर के बारे में, आई एक्चुअली न्यू, मैंने रिसर्च की हुई थी, मुझे पता था ये शेयर अच्छा है, ये गिरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो गिरते जा रहा था। मेरे बहुत ही खराब नसीब कि मैंने उसको एकदम लोएस्ट भाव पे एग्जिट किया था। जब मुझे लगा कि और गिर सकता है, उस समय एक्चुअली वो गिरावट बंद हो गई। मैंने लॉसेस बुक किए, और वो लॉसेस के अगेंस्ट जब प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। ये कारण हुआ, नुकसान हुआ जरूर, लेकिन उस नुकसान से मैंने सीख लिया कि मैंने यहां पे पहले शुरुआत के जो टाइम पे इमोशनल एटीट्यूड दिखाया, वो मेरे लिए सही नहीं था। मैं खुद आपको इस वीडियो लेसन के थ्रू अपनी गलतियों से बता रहा हूं कि इमोशनल होना अच्छा नहीं है। जैसे वो मुन्ना भाई मूवी में डायलॉग था ना कि अगर आप एक डॉक्टर हो तो पेशेंट के साथ इमोशनल अटैचमेंट मत रखो। आई डोंट नो व्हाई, पर अस्ताना साहब की वो बात मुझे रेलिवेंट लगती है स्टॉक मार्केट में। आप किसी भी शेयर को जब खरीदते हो उसे प्यार मत करो, उसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट मत करो, नहीं तो ये होगा कि आप उसे बेच नहीं पाओगे, और बेच नहीं पाओगे तो नुकसान खाओगे। इसलिए समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अप इज टिप नंबर 7, डोंट फॉलो द हर्ड। ये सबको पता है, भेड़ चाल में मत उतरो।
जैसे मैं बताता हूं, अभी कई शेयर है जिनके बारे में ना बहुत ज्यादा मार्केट में बातें हो रही है, दे आर ऑलरेडी बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर, एंड ये सच में अच्छा कर रहे हैं शेयर्स। अब जैसे इसमें लॉरस लैब है, एंड इसके अलावा मेरे ख्याल से एफिल इंडिया है, ये सब कई मैं कह सकता हूँ न्यू एज कंपनीज है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। एंड इन सारी कंपनियों में इवन कुछ लोग तो रुचि सोया के पीछे भी हैं, तो इन सारी कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी रिलेटिवली अच्छा कर रही है, मार्केट में बहुत अच्छा किए हैं। बट मेरा ये कहना है कि मैक्सिमम लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, जिन्होंने पैसा बनाना था काफ़ी बना चुके हैं। अब उनके पीछे जाना कैन बी अ वेरी डेंजरस साइन। हो सकता है आप एंटर करें और वो स्टॉक्स में गिरावट चालू हो जाए, हो सकता है, मैं कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, इनफैक्ट मैं कोई भी न्यू एज स्टॉक्स में तो माथा भी नहीं लगाता। तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि जब कहीं भीड़ पहुंच जाए तब वहां पहुंचना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि भीड़ कब आपके उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगी तब आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहीं पे जब भीड़ पहुंच चुकी है, समझ लीजिएगा कि आपकी बस छूट गई, आपकी अपॉर्चुनिटी छूट गई, डोंट इन्वेस्ट देयर। स्टेप नंबर 8 या टिप नंबर 8 एक्चुअली, बी ब्रेव बोल्ड एंड पेशेंट। ये क्या तो मैं बताऊं, आपको ब्रेव होना ही पड़ेगा, बोल्ड होना ही पड़ेगा, पेशेंट होना ही पड़ेगा। हिम्मत और साथ में साथ वो जो कहते हैं ना एक जज्बा, और जज्बे के साथ में थोड़ा सा ठहराव, ये तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बी बम्प इग्नोरर एंड बी विजिलेंट। इसका मतलब यह है कि कभी मार्केट में एक छोटे मोटे हिकअप्स आए ना, छोटे मोटे, ठीक है, 3-4% का करेक्शन है, कुछ है, इग्नोर कर देने का। कोई शेयर में 5-10% का करेक्शन है, मेरे हिसाब से पता है किसी भी शेयर में, ग्रोथ शेयर्स की खास करके बात कर रहा हूं, 20% का करेक्शन बहुत आम बात है। अगर 20% का करेक्शन होता है, मेरे हिसाब से वो एक बम्प है, उसको इग्नोर कर दो आप। हो सकता है तो 20% करेक्शन के बाद और खरीद लो, बट एक बम्प है, उसको इग्नोर करना सीखो आप। कई बार क्या होता है, कोई शेयर एकदम लाइफ हाई पे जाता है, लाइफ हाई से 20% नीचे करेक्शन होता है, आपको लगता है ये और नीचे जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो शेयर वेल रिसर्च्ड है, अगर वो शेयर अच्छा है, तो चांस काफी ज्यादा हाई रहते हैं कि हो सकता है वो वहां से वापस ऊपर चढ़ जाए। ये एक बम्प होता है, बेसिकली एक उछाल है। उस उछाल में या इस गिरावट में आपको बचना चाहिए था, और अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो बढ़िया रहेगा। इसके इग्नोरेंस के तो बेस्ट तरीके हैं, एकदम ही इग्नोरेंट हो जाइए। मार्केट में पैसा लगाया, भूल जाओ कि आपने पैसा लगाया कहीं। अगर आप इतने इग्नोरेंट हो गए तो डेफिनेटली सारे बम्स आप इग्नोर कर दोगे। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है थोड़ी विजिलेंस की दरकार है यहाँ पे। आप अगर एकदम से भूल जाते हैं अपने स्टॉक्स को, और उनमें जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है, लेटेस्ट न्यूज़ है, उनके बारे में ध्यान ही नहीं देते, तो आप बुरे फंस सकते हैं, आप काफ़ी बुरे फंस सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, देखो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको बम्प भी इग्नोर करना है, साथ ही साथ आपको एकदम निष्फिक्र नहीं होना है, आपको विजिलेंट तो रहना ही पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इस शेयर में क्या क्या नई न्यूज़ आ रही है, क्या नए मूवमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक अच्छा शेयर खरीदा, और अच्छे शेयर खरीदने के बाद में आप इग्नोर कर दिए, बोले छोड़ अब सारे बम्प इग्नोर करेंगे अब, और बाद में प्रमोटर ने वो शेयर्स को प्लेज कर दिया, या प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेच दिए, अब क्या होगा? अब होगा बहुत बड़ा तबाही, शेयर में आएगी जबरदस्त गिरावट। और आपको समझना चाहिए कि अगर प्रमोटर निकल रहा है कंपनी से तो क्या बात है। दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड री इवैल्यूएट योर रिसर्च, एंड आपको समझना चाहिए वो शेयर में रहना भी चाहिए कि नहीं। सो विजिलेंस भी दरकार है, बम्प इग्नोरेंस भी दरकार है। ये एक हार्ड टिप है जो मैं दे रहा हूं, लेकिन इसको बैलेंस करना आना चाहिए। टिप नंबर 10, अवॉइड टू मच डाइवर्सिफिकेशन। भाई इस पॉइंट पे तो मैं खुल के बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं कई चीजें अगेंस्ट में बोलूंगा। कई चैनल्स हैं यूट्यूब पे भी जो दावा करते हैं कि वो वॉरेन बफेट के लेसन्स को सीखते हैं और बाद में उन लेसन्स के अनुसार ही इन्वेस्ट करते हैं। और मैं क्या, दुनिया में लगभग सारे जितने भी लोग हैं सब जानते हैं वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए फेमस है। अगर आप वॉरेन बफेट को ढंग से स्टडी करेंगे, यू वुड फाइंड कि हाँ वो वैल्यू इन्वेस्टिंग तो करते हैं, यानी कि शेयरों को सस्ते दाम पे खरीदते हैं, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन हकीकत में वो वैल्यू के पीछे नहीं, वो ग्रोथ के पीछे ही जाते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से पैसे बनेंगे, तो मैं नहीं मानता। वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक दौर आता है जब तबाही मची हुई रहती है, तब वैल्यू इन्वेस्टिंग में पैसे बनते हैं। लेकिन जब मार्केट न्यू हाईस टच कर रहा है एनी टाइम, तब ग्रोथ इन्वेस्टिंग में पैसे बनते हैं। यानी कि वैसे शेयर में पैसे लगाने से पैसे बनेंगे जो कंपनियां ग्रोइंग है, जो कंपनीज नए नए एवेन्यूज को तलाश रही है और बढ़िया कर रही है। अगर हम वॉरेन बफेट साहब की भी बात देखें तो वो भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनीज की फाइनेंशियल हिस्ट्री है, जो कंपनीज ग्रोथ दिखा रही है और थोड़ी सी अच्छी वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। ये मेरे हिसाब से वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मिक्सचर है, हाइब्रिड है। और सीधा ऐसे कह देना कि वो वैल्यू इन्वेस्टर है, ये एक गलत सोच है मेरे हिसाब से। दूसरा, वॉरेन बफेट साहब ये भी बोलते हैं कि 10 से ज्यादा शेयरों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप 10 कंपनी को आइडेंटिफाई करो, उसमें अपने पैसे डालो, वो बेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा 10 वो बोलते हैं।
बट कई चैनल्स है जो आपको बताएंगे और कई चैनल्स पे सुनने को मिलेगा आपको कि कम से कम 10 शेयरों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। भाई कहां हो आप? 10 से ज्यादा शेयरों में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कितनों को विजिलेंस के साथ में, मैं कह सकता हूं, उनकी न्यूज देख पाओगे, उनके बारे में जानकारी रख पाओगे? बहुत मुश्किल होगा, रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल होगा। 10 से ज्यादा शेयर रखना हमेशा डेंजरस हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए तब आपको थोड़ा बहुत ज्यादा शेयर अपना बेस बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर कम शेयर्स हैं या कम पैसे हैं आपके पास में, 10 शेयर्स मैक्सिमम है, उससे ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन की दरकार नहीं है। अब ये जो डाइवर्सिफिकेशन है कम करने का फायदा है कि आपके स्टॉक में अगर आपके वेल रिसर्च स्टॉक्स हैं तो फिर आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। एंड जहां तक बात है हमारी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की कि ज्यादा अगर शेयर्स खरीदेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, वो भी गलत है। डाइवर्सिफिकेशन वैसे नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन करना है तो स्टॉक्स के साथ में आप थोड़ा बहुत कमोडिटी भी खरीदो, थोड़ा बहुत एफडी भी करो, तो होता है डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग शेयर खरीदने से डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। सो इस सोच के साथ अगर आप जा रहे हैं कि ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे तो फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। कम शेयर्स खरीदिए, अपने पोर्टफोलियो को कंसंट्रेटेड रखिए, लेकिन जो भी शेयर्स आपके पास हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रखिए। यही हमारा टिप नंबर 11 है। फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन इन्वेस्ट। पहले समझिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। टिप नंबर 12 इज रीड बुक्स एंड वॉच गुड वीडियोस। ये मैं भी करता हूं। यूट्यूब इज एन एक्सेलेंट रिसोर्स। यहां पे बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टर्स के वीडियोस देखना, बढ़िया बढ़िया लेसन सीखना बहुत आसान है। तो यूट्यूब इज डेफिनेटली वन सच प्लेस जहां आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा बढ़िया किताबें पढ़िए। अगर मैं आज एक किताब रेकमेंड करना चाहूंगा तो आई वुड रेकमेंड द वॉरेन बफेट वे, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स आई हैव रेड ऑन स्टॉक मार्केट। हाँ, मैं जानता हूं स्टॉक मार्केट में ज्यादातर बुक्स, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई हैव डन CA तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है पढ़ना, इसलिए मुझे ज्यादातर बुक्स ऐसे लगती है बड़ी बेसिक है, एक्साइटिंग नहीं है। बट आई थिंक आपके लिए सारी बुक्स एक्साइटिंग हो सकती हैं। थोड़ा सा टफ हो सकता है शुरुआत में ये जर्नी, लेकिन किताबों को पढ़ने की आदत डालिए। दोस्त कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, बिलीव मी। तो किताबें पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़िए, समय मिलता है तो पढ़िए जरूर। आप बोलेंगे सर हम अपनी कोर्स की किताबें पढ़ ले, वही बहुत है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 13 और टिप नंबर 13 एक्चुअली फॉलो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। मैं किन इन्वेस्टर्स को फॉलो करता हूं ये मैं बता सकता हूं। मैं फॉलो करता हूं रामदेव अग्रवाल जी को, एकदम आंख बंद करके उनको फॉलो करता हूं। बसंत महेश्वरी जी को फॉलो करता हूं। राकेश झुनझुनवाला जी का इंटरव्यू देखता हूं सारा, ठीक है। उनको ऐसे आंख बंद करके फॉलो नहीं करता, लेकिन इंटरव्यूज देखता हूं। और कई सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। विजय केडिया समटाइम्स वो भी यूट्यूब पे मिल जाते हैं, तो कभी कभी उनके भी इंटरव्यूज देख लेता हूं। एंड ज्यादातर इस तरह के कई सारे हैं, और भी अकेला साहब हैं और बहुत सारे हैं जिनको फॉलो करने में एक्साइटमेंट है, उनसे सीखने में एक्साइटमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये जो कर रहे हैं हमें भी वही करना है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कई बार आपको इतने इंटरेस्टिंग लेसन्स बताते हैं, ऐसी गलतियां बताते हैं जो इन्होंने की और हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये डाइवर्सिफिकेशन वाला एलिमेंट मैंने रामदेव साहब से सीखा। रामदेव जी ने कहा कि उन्होंने पहले 200 से ज्यादा शेयरों में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, 225 आई थिंक, और बाद में उन्होंने एक ही साल में उन 225 को 15 पे ले आए, सारे शेयर्स बेच डाले और सिर्फ 15 शेयर्स में इन्वेस्ट किया। उनका पोर्टफोलियो उसी साल डबल हो गया और वो आज तक बहुत ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। बस उनका एक प्रॉब्लम यह है कि वो पब्लिक मनी मैनेज करते हैं, तो उनको 25-30 शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, बट अदरवाइज उनका कोई नियत नहीं है। वो होते हैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैं ज्यादा डाइवर्सिफाई करता ही नहीं। ये लेसन मैंने उनसे सीखा। बसंत साहब से मैंने ये सीखा कि लो पी स्टॉक्स के पीछे मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। विजय केडिया जी से ये सीखा कि ट्रेडिंग मत करो, कोई फायदा नहीं है। और ये जितने भी बढ़िया इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने ये काम पहले खुद किए हैं और फिर बताया कि ये गलती है, नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज वाई उनकी बात से सीखना चाहिए। इनफैक्ट आप इस वीडियो को भी देख रहे हो तो कुछ सीखने ही बैठे हो, तो ये वीडियोस के थ्रू सीखना चाहिए, समझना चाहिए। एंड फाइनली टिप नंबर 14 विच इज नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस। कभी भी कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे आपके हार जाएं, आप एक बात याद रखना कि स्टॉक मार्केट में उसी का भला होगा, वही सक्सेसफुल होगा जो मार्केट में घुटने नहीं टेकता। मार्केट आपको हर मौके पे डराएगा, हर मौके पे रुलाएगा, लेकिन आपको अपने घुटने नहीं टेकने। आपको आगे बढ़ते रहना है, गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है, गलतियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। इसीलिए स्टार्ट छोटी कीजिए, ये रेकमेंडेड है। मैं बोलते आ रहा हूं पिछले वीडियो से और अभी भी बोल रहा हूं, स्टार्ट छोटी होनी चाहिए, लेकिन स्टार्ट अच्छी कीजिए, धीरे धीरे सीखते रहिए और आप देखिए आपके सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत कैसे होती है। सो ये रहा आज का अपना वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आज अगर आपको लगा होगा कि मैंने काफी सारी बातें मन से की,
वीडियो थोड़ा लंबा हुआ मैं जानता हूं, लेकिन मन से मैंने काफ़ी सारी बातें आपके साथ शेयर की, जो मैं जानता हूं, कई सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। इसके अलावा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है। एंड बाद बाकी आपको पढ़ाई रिलेटेड अपडेट्स मोहित सर की तरफ से मिलते ही रहते हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फ्राइडे को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तरक्की करते रहें एंड जय हिंद।